लोग आपको सामने नजर आ रहे हैं, दे आर गोइंग टू मेक अ ह्यूज इम्पैक्ट इन द इंडस्ट्री। सो इस तरह के और बहुत सारे स्टार्टअप हैं पाकिस्तान के जो बेसिकली जिन्होंने बहुत अच्छा इंटरनेशनल लेवल पे अपना नाम बनाया। अभी ये लोग सारे के सारे ये इस तरह की गेम्स होती हैं ऑगमेंटेड रियलिटी, जिसमें स्कूल्स की बेस पे बच्चों को, छोटे बच्चों को कॉग्निटिव उनकी नशोनुमा के लिए, बेसिकली डेवलपमेंट की कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए बेसिकली ये गेम्स बनाते हैं। सो इन गेम्स के अंदर वो बच्चों बच्चों को लर्निंग पर्सपेक्टिव में चीजें सिखाते हैं विद थ्रू गेम्स। सो ये स्टार्टअप पाकिस्तान की साइड से, ये देख रहे हैं आप, ये इसने मतलब बास्केट उठाई है और उधर से उसको वो बास्केट और गमला टाइप चीज नजर आ रही है। तो ये चीजें बेसिकली इन्होंने एक टेक कंपनी बनाई है और ये गेम्स के थ्रू बच्चों को चीजें लर्न करवाते हैं। बहुत सारे स्कूल जिसके पाकिस्तान के अंदर तकरीबन ये 5 बड़े शहरों के अंदर इनके स्कूल्स इनके साथ रजिस्टर्ड हैं इस स्टार्टअप के साथ। इसके अलावा ये दुबई, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में भी अब एंट्री कर रहे हैं। तो गूगल ने इनको बेसिकली पाकिस्तान से सिलेक्ट किया। दिस इज द ओनली कंपनी, startup company that is selected from Pakistan. So we are only 25 participants. So आप लोग मुझे पुश कर रहे हैं कि मैं अटेंडेंस लगानी शुरू कर दूं और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता दूं अटेंडेंस हुआ करेगी और प्रॉपर हुआ करेगी दोनों क्लासेस की। सो ये बेसिकली एक गुड न्यूज थी, आप लोगों से मैंने ये शेयर करनी थी। ये कल अभी 8 अप्रैल की है जब ये अनाउंस्ड हुआ है। सो बेसिकली अगर हम बात करें स्टार्टअप्स की, तो स्टार्टअप्स कैसे सक्सेसफुल बनते हैं, कैसे सक्सीड करते हैं। तो जो सक्सेस है दैट कम्स फ्रॉम 4 to 5 फैक्टर्स। सो अगर आप सबसे पहले देखें तो आइडिया क्या है आप लोगों का, आइडिया आप सब लोग सिलेक्ट कर चुके हैं। देन इट कम्स टीम भी आप लोग सब सिलेक्ट कर चुके हैं। आज हम तीसरी चीज देखेंगे बिजनेस मॉडल, कि बिजनेस मॉडल एक ऐसी चीज होती है जो एक वाइटल रोल प्ले करता है आपके बिजनेस को एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने में। तो इसमें सबसे पहले अगर आप देखें बिजनेस मॉडल क्या होता, क्या है बिजनेस मॉडल, काम कैसे करता है, यानी किस चीज को हम आज सीखेंगे कि बिजनेस मॉडल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। दुनिया की बेहतरीन जो कंपनी उनके बिजनेस मॉडल्स को देखेंगे और बिजनेस मॉडल किस तरह से प्रिपेयर करना है, और आप लोगों ने अपना बिजनेस मॉडल प्रिपेयर करना है अपने प्रोजेक्ट का। ये मैं आज इसलिए बता दूं कि आपने इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सीखना है कि आपने अपने प्रोजेक्ट का बिजनेस मॉडल कंप्लीटली बनाना है। ये जो आज हम 8 पॉइंट पढ़ेंगे, इन 8 पॉइंट, ये बेसिकली जो बिजनेस मॉडल है दैट these are the cornerstones of business model. There are 8 points. So 8 points को हम सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे भी और देखेंगे कि इंटरनेशनल जो मार्केट्स हैं या इंटरनेशनल जो कंपनीज हैं उन्होंने इनको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया, क्यों सक्सेसफुल हुए, वो किस तरह उन्होंने सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल प्लान किया। तो सबसे पहले हम जरा ट्विटर की एग्जांपल लेते हैं कि ट्विटर आप सब लोग जानते होंगे कि वन ऑफ द बेस्ट सोशल प्लेटफॉर्म है। फेसबुक का बहुत बड़ा राइवल ट्विटर में बेसिकली आप लोग ट्वीट्स करते हैं। तो मुझे बताना चाहेगा ट्विटर के बारे में जो भी आपको पता है, रेज योर हैंड्स। No. 2009 में अरब स्प्रिंग जिसमें कजाफी की गवर्नमेंट को टॉपल किया था। ठीक है, नो प्रॉब्लम। बेसिकली 2009 के अंदर एक अरब स्प्रिंग के नाम से एक बेसिकली ये एक रेवोल्यूशन था मिडिल ईस्ट में, बकौल उनके जो सो कॉल्ड रेवोल्यूशन था जिसमें वो गद्दाफी की पूरी गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया था लोगों ने। अल तहरीक स्क्वायर का नाम आप शायद आप लोगों में से किसी ने सुना हो, वहां पे लोग इकट्ठे हुए थे अल तहरीक स्क्वायर के ऊपर, उन्होंने गवर्नमेंट कह सकते हैं अगेंस्ट एजिटेशन किया, एहतजाज किया और गवर्नमेंट को गिरा दिया। और मीनवाइल गद्दाफी को भी मतलब उन्होंने हैंग कर दिया। अच्छा, ट्विटर बेसिकली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये सबको क्लियर है। ट्विटर के ऊपर आप लोग ज्वाइन करते हैं, मोहित कभी कोई पैसे पे किए ट्विटर को ज्वाइन करने के? नो सर। तो अब वो कैसे, आपको क्या लगता है ट्विटर कैसे बिजनेस कर रहा है? बिजनेस का मतलब क्या होता है? आपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अर्न करना होता है और प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो आपको क्या लगता है कि ट्विटर कैसे प्रॉफिट अर्न करता है?
सर लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, यूज़ करने के इंटरनेट कंपनीज वगैरह जो सी हैं, जब उनके ज़रिए आप यूज़ करते हैं, मैं भी उस तरह ही जो है वो प्रॉफिट वगैरह जनरेट करता हूँ, क्योंकि आपने लास्ट अच्छा, एक्सपीरियंस में बताया था कि आपको लगता है ट्विटर कि का। एड से प्रॉफिट आ रहा है इसका? जी। ठीक है, तो आपने ट्विटर, आप अकाउंट है बेटा ट्विटर पे? यस आई हैव। तो ट्विटर कितना यूज करते हो? इतना ज़्यादा नहीं करता, नॉर्मल करता हूँ। अच्छा, मतलब दिन के अंदर, हफ्ते के अंदर कितनी ट्वीट्स होती हैं आपकी? मैं खुद नहीं करता, लेकिन मैं देखता हूँ, ठीक है सारी। अच्छा, आप ट्वीट्स नहीं करते लेकिन सिर्फ फॉलो करते हैं लोग। यस। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली उन लोगों को मैं बता दूं जो लोग मतलब ट्विटर को नहीं जानते, ट्विटर को नहीं उनको पता, बेसिकली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप 280 वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल एक ट्वीट लिख सकते हो, और उसको लिखने के बाद आप शेयर करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने फॉलोअर्स के साथ। यहाँ फॉलोअर्स होते हैं, आपने जिसको फॉलो फॉलो किया होता है उसकी कोई ट्वीट आती है तो आपको अलर्ट आ जाता है। तो बेसिकली जैसे फेसबुक पे फ्रेंड्स होते हैं या फ्रेंड्स होते हैं तो वो आपको फॉलो करते हैं, यहाँ पे फॉलोअर्स भी होते हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं, फ्रेंड्स भी होते हैं, आप डायरेक्ट मैसेजिंग भी कर सकते हैं, जैसे आप चैट करते हैं फेसबुक पे, सेम फीचर इसमें भी है। लेकिन यहाँ पे मेनली एक चीज टॉप ट्रेंड के अंदर, ट्विटर के अंदर एक बड़ी खूबसूरत चीज ये है कि इन्होंने आपको बाउंड कर दिया है कि आपने 260 वर्ड से ज्यादा नहीं लिखना, क्योंकि इनको आइडिया है, आप सब लोग एग्री करेंगे इस चीज से कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने भी हैं वहां पे जितने लंबे मज़ामीन लिखे होंगे, जितनी लंबी ट्वीट या जितनी लंबी पोस्ट होगी, कोई भी नहीं पढ़ेगा। इंस्टाग्राम में भी तो सेम है, यहाँ पे इंस्टाग्राम फॉलो ही करते हैं। जी जी, अभी मैं बता रहा हूँ, डेफिनेटली बहुत सारे आप जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वगैरह देखोगे ना, इन सब के अंदर चीजें मिलती जुलती होंगी, इन सब के अंदर कुछ फीचर्स मिलते जुलते होंगे। अभी हम उस पर इंस्टाग्राम को भी देखेंगे, तो अभी हम ट्विटर को पहले देख रहे हैं कि ट्विटर बिजनेस कैसे कर रहा है, ट्विटर कैसे पैसे बना रहा है। ये 2006 के अंदर बेसिकली ट्विटर स्टार्ट हुआ था, और इसका मेन मकसद ये था 2006 के अंदर, उस वक्त अभी आपके स्मार्टफोन उस तरह से नहीं आए थे, 7 के अंदर स्मार्टफोन आया था। तो उस वक्त जो मेन आइडिया था वो यही था, यूएसए में कैलिफोर्निया में आई थिंक ये इसकी मतलब स्टार्टअप था। तो इसका मेन आइडिया यही था कि हमने एसएमएस सर्विस बनानी है जो मतलब इंटरनेट को यूज करेगी, वेब को यूज करेगी। उस वक्त के उस दौर की अगर मैं बात करूं तो वहां पे कॉल्स के बाद एसएमएस सबसे पॉपुलर एक सर्विस थी जो लोग अवेल करते थे, जो लोग यूज करते थे थ्रू फॉर कम्युनिकेशन। सो उन्होंने लोगों ने सोचा था कि हम एसएमएस को फ्री कर दें, इंटरनेट को यूज करते हुए हम मैसेजिंग सर्विस को बना दें। सो बेसिकली वो व्हाट्सएप बनाना चाहते थे, जैसे व्हाट्सएप का एक चीज है, व्हाट्सएप का एक वेब इंटरफेस है, आप सबने वेब कभी ना कभी यूज किया होगा। तो बेसिकली बनाना वो ये चाह रहे थे। लेकिन आईटी और टेक्नोलॉजी एक ऐसी दुनिया है कि आप लोग आइडिया कुछ भी बनाते हो, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चीजें इवॉल्व होके बहुत सारी डिफरेंट शक्लें ले लेती है। तो बेसिकली ट्विटर एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन थी, आइडिया इसका ये था, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीजें चेंज हो गई, और चीजें चेंज होने के बाद ये एक प्रॉपर मोबाइल एप्लीकेशन बन गई। अच्छा, ट्विटर के ऊपर जो रेवेन्यू आ रहा है वो अभी अनाउंस नहीं, अनाउंस उस तरह से आपको शायद वेबसाइट से पे कम मिलेगा। ये पैसा कमाते हैं आपकी एडवर्टाइजमेंट से। बेसिकली इसके पास एसेट्स कौन से, कोई भी बिजनेस अगर रेवेन्यू कमाता है तो अपने एसेट्स की बेस पे कमाता है। अब्दुल रहमान, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप मुझे बता सकते हैं बेटा कि आपको क्या लगता है कि ट्विटर के पास किस किस्म के एसेट्स होंगे? एक छोटी एक कंपनी है जो सोशल मीडिया बेटा प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, इनकी जो एसेट्स कैलकुलेशन होती है ना, उनमें सबसे जो अहम होता है वो इनके जो व्यूअरशिप होती है, जो कस्टमर बेस होती है, उसको माना जाता है। वो बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी प्लेटफॉर्म की पॉपुलैरिटी के हवाले से। उसके बाद अगर आप देखें तो वो उनका डेटा के जो उनके कस्टमर्स हैं उनका डेटा किस लेवल का है। उसके बाद आप ट्विटर को अगर देखें, ट्विटर ने एक और चीज ऐड की है जो अभी थोड़ी देर पहले मोहित ने भी डिस्कस की थी, कि ट्विटर की बेस, ट्विटर आज आपकी जो मेन स्ट्रीम मीडिया का अल्टरनेटिव है। जितनी भी न्यूज ब्रेक्स हो रही है इस वक्त ट्विटर पे हो रही है। आपका आईएसपी जितना कम्युनिकेट कर रहा है वो ट्विटर के थ्रू कर रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं होती, बाजू का छोटी सी ट्वीट कर दी जाती है और वो चीज एज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस या एज अ प्रेस रिलीज ली जाती है ओवर द मेन स्ट्रीम मीडिया।
सो आपके जितने भी मीडियम्स हैं जो हम जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया कहते हैं, तो ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है सिंगल हैंडेडली जो आपकी जितनी भी न्यूज है, अलर्ट्स हैं, उनको बेसिकली ये रिप्लेस करता है। आप मुंबई अटैक्स की बात करें तो उसका उसकी जो न्यूज ब्रेक हुई थी सबसे पहले ट्विटर पे हुई थी। अरब स्प्रिंग की बात करें, उसकी न्यूज जो ब्रेक हुई थी ट्विटर पे हुई थी। पाकिस्तान के आईएसपी जनरल आसिफ गफूर का ट्वीट तो सबको पता ही है कि वो सबसे ज्यादा ट्वीट करते थे उस वक्त जब तक वो DGISP थे। सो अब ट्विटर बेसिकली यहाँ से इसके भी पास तीन बेसिकली ये एसेट्स हैं, व्यूअरशिप है, उनका डेटा है, और उसके बाद ये एक इसकी अपनी हैसियत एज अ अल्टरनेटिव मीडियम फॉर न्यूज। सो बेसिकली ट्विटर इनको यूज करता है और एड्स से पैसे कमाता है। इसके अलावा आपके डेटा लाइसेंसिंग एक चीज होती है जिसमें वो क्या करते हैं कि आपका जितना भी डेटा है, जैसे फेसबुक ने भी लीक आउट किया था, बिकॉज उनके हमने सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए दिया था, बट उन्होंने प्रॉपर लीक आउट किया था आपका सबका डेटा। अभी पाकिस्तान के लोगों का डेटा अभी डार्क वेब पे अवेलेबल था, अभी मैं रिसेंटली देख रहा था, डार्क वेब पे पाकिस्तान के पता नहीं कितने मिलियंस ऑफ लोगों का डेटा ऑनलाइन अवेलेबल है सेल के लिए। सो ये जो डेटा है ये अब आज डेटा, कभी हम सुना करते थे, बड़ा करते थे टाइम इज मनी। आज के दौर के अंदर डेटा इज मनी, डेटा इज एवरीथिंग। सो डेटा को सेल करके भी ट्विटर पैसे कमाता है। आप सब लोग एक एप्लीकेशन यूज करते हैं जिसका नाम है व्हाट्सएप। कोई बंदा मुझे बताना चाहेगा कि व्हाट्सएप कैसे पैसे बनाती है? आपको कैसे लगता है, आपको क्या लगता है एज अ बिजनेसमैन, आपने 4 साल हो गए ग्रेजुएशन आपने की है, आपने कुछ बिजनेस के बारे में नॉलेज हासिल किया होगा, तो आपको क्या लगता है कि एज अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वो कैसे इसमें किसी किस्म का ऐड वगैरह नहीं चले करेगा व्हाट्सएप पर, ठीक है? तो ये जो ये जनरेट करेंगे रेवेन्यू इसी सेंस में कि जब ऐप डाउनलोड होगी, ठीक है, जो भी अपने सिस्टम से मोबाइल से किसी भी चीज़ से ऐप डाउनलोड करेगा या व्हाट्सएप, उस पे भी इनको वो जो कंपनीज हैं, ठीक है, जो डाटा यूज़ करते हुए हम लोग डाउनलोड कर रहे हैं, वो कंपनी उसको पे करेंगी व्हाट्सएप को। बहुत 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 मिनिमल अमाउंट होती है वो, ठीक है। अब आप उसको मैं थोड़ा सा बेटा आपको बताता हूँ इसके बारे में, व्हाट्सएप के बारे में। व्हाट्सएप को ऑन करती है फेसबुक। फेसबुक ने देखा था सबसे बड़ा मेरा राइवल जो आगे, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो फेसबुक है। इंस्टाग्राम और इंस्टाग्राम के बाद, माई स्पेस के बाद व्हाट्सएप एक बहुत बड़ा इसका राइवल था फेसबुक का, और फेसबुक को लगता था कि व्हाट्सएप टाइम पे मुझे बीट कर जाएगा, तो उसने व्हाट्सएप को ही परचेज कर लिया। मतलब बजाय के अपने कंपेटिटर से जंग लड़ने के, उसने कंपेटिटर को ही परचेज कर लिया। अब व्हाट्सएप जिस बंदे ने बनाया था, उस बंदे का ये आइडिया था, उसने जो कॉन्ट्रैक्ट फेसबुक से लिया था, उसने ये कहा था कि आप कभी भी इसमें कोई ऐड नहीं दिखाएंगे। व्हाट्सएप में पहले दिन से लेके आज दिन तक कोई एड्स नहीं आते, ना ऐड से ये पैसा कमाता है, क्योंकि व्हाट्सएप ने कहा था कि मैंने ऐड से पैसा नहीं बनाना। इसका जो ओनर है जो जिसने इसको स्टार्ट किया था, उसका ये था कि उसने कभी भी पैसे बनाने के लिए एड्स के लिए इसको नहीं डेवलप किया था। वो चाहता था कि एक ऐसी एप्लीकेशन जिसमें एड्स ना आए। अब बेसिकली व्हाट्सएप कैसे पैसे कमा रही है, या व्हाट्सएप फेसबुक कैसे पैसे कमा रही है? अच्छा, बकौल फेसबुक के व्हाट्सएप का डेटा नहीं सेल करते, वो व्हाट्सएप का कस्टमर्स का डेटा भी सेल नहीं करते, प्रोफाइल्स वगैरह। अब व्हाट्सएप कोई पैसा नहीं कमा रही अकॉर्डिंग टू फेसबुक, कि व्हाट्सएप एक ऐसा बिजनेस फंक्शन, बिजनेस उनका एक यूनिट है, एज अ बिजनेस यूनिट काम कर रहा है, लेकिन पैसा नहीं कमा रहा। हम पैसा कैसे कमाते हैं कि आप लोग जो बात करते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, आप लोग जो पिक्चर्स शेयर करते हैं, हम लोग जो बात कर रहे होते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, कोई मुझे बताएगा व्हाट्सएप के ऊपर मैंने मैसेज किया और वो आप तक कैसे पहुंचता है, क्रॉस प्लेटफॉर्म कैसे पहुंचता है? कोई किसी को आइडिया है यहाँ पे थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के हवाले से? रेज योर हैंड्स इफ यू हैव एनी आइडिया। इंक्रिप्शन में सर, इंक्रिप्शन तो बेटा वो एक टेक्निक है जिसमें वो डेटा को बेसिकली इंक्रिप्ट कर देते हैं। गार्बेज हो, उसको समझ ना सके कि क्या कम्युनिकेशन हो रहा है। अकॉर्डिंगली मुझे ऐड शो करेगा मेरे फेसबुक अकाउंट के ऊपर। बहुत सारी
एक्सपीरियंस कि आप जिस चीज के बारे में सर्च करते हैं गूगल वगैरह पे, वो उसके ऐड आना शुरू हो जाते हैं आपके फेसबुक अकाउंट पे। तो इसी तरह आप व्हाट्सएप पे कोई बात करके देखें, व्हाट्सएप पे जो आप बात कर रहे होंगे उस तरह के एड्स आपको फेसबुक पे नजर आना शुरू हो जाएंगे, और फेसबुक ने इस डेटा को फॉर एडवर्टीजमेंट स्ट्रेटजी डेवलप करने के लिए इस डेटा को यूज करता है, सो अकॉर्डिंग टू फेसबुक। लेकिन देयर इज मतलब पॉसिबिलिटीज आर देयर, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं ये सारे के सारे पैसा कमाते हैं आपके इस डेटा से। जी मोहित, मैंने आपको सर ये जो सर्वर पे जाता है मैसेज, इसमें ये भी तो नहीं है कि वो मैसेज को फिल्टर भी करते हैं, ठीक है, हेटफुल स्पीचेस वगैरह जो इस करते हैं भी आती हैं, ठीक है। वो रिसेंटली एक काफी अर्सा पहले हमने बात सुनी थी कि मतलब जो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ठीक है, ट्विटर, जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं, ठीक है, वो फिल्टर करते हैं, ठीक है, जो भी आप जो कंटेंट शेयर कर रहे हैं या बोल रहे हैं उसको फिल्टर कर रहे हैं कि कोई भी मतलब हेटफुल स्पीच किसी के बारे में ना की जाए। अगर वो कंट्रोल्ड है बेटा, ये टोटल कंट्रोल्ड है, ये टोटल कंट्रोल्ड है और टोटल फिल्टर होता है। आप मैं हम लोग अपनी आईएसआई के बारे में, आर्मी के बारे में कुछ चीज इस तरह से बात करेंगे, दूसरे दिन बंदा उठाया जाता है, ये क्लियर बात है जी। उनको कैसे पता चलता है? ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्योंकि फिल्टर होकर जा रही होती है पाकिस्तान से, पाकिस्तान की जो इंटरनेट के साथ पाकिस्तान को जोड़ती है, उससे भी डेटा फिल्टर आउट होकर जा रहा होता है। तो ये चीजें सारी फिल्टर लगे हुए हैं इंटरनेट की बेस पे, और आप लोग, हम लोग जो भी चीज शेयर कर रहे होते हैं, जो हमारे अकाउंट पे शेयर हो रही होती है, वो हमारे आईडी के साथ, हमारे अकाउंट के साथ अटैच्ड होती है, और ये पता होता है ये चीज फलां बंदे ने शेयर की है, ठीक है। सो और आप अगर हम लोग अपनी जितनी भी पिक्चर्स शेयर करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, वो सारी की सारी व्हाट्सएप के सर्वर पे पड़ती है। आपने डिलीट कर भी दी है ना, तो व्हाट्सएप के सर्वर से डिलीट नहीं होती, वो आपको सिर्फ अकाउंट से शो करता है कि डिलीट हो गई है, लेकिन एक्चुअली वो डिलीट नहीं होती, वो उनके पास पड़ी हुई है। अच्छा, बिजनेस प्लान की हम बात करें, ये हम लोग थोड़ा सा बिजनेस मॉडल के बारे में बातें कर ली कि दुनिया के जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है जैसे ट्विटर है, कैसे पैसे कमा रहा। फेसबुक का सबको पता है एड से पैसे कमाता है, एड्स उसका सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है। इसके अलावा डेटा लाइसेंसिंग, यानी डेटा को भी सेल करते हैं। व्हाट्सएप की बात कर ली, तो हम कहते हैं कि बिजनेस मॉडल होता क्या है। अच्छा, बिजनेस मॉडल का मतलब यह है कि वो तमाम प्लान प्रोसेसेस जिसके थ्रू आप बिजनेस करके पैसा अर्न करते हैं। मैं बिल्कुल आसान सी जुबान के अंदर आपको इसका एक मतलब एक जस्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो तमाम एक्टिविटीज, प्लान एक्टिविटीज जिससे आप पैसा अर्न करते हैं, सेल आउट करते हैं, कि कंपनीज उनका लाइसेंसेस हासिल करती है, और वो डेटा, उस डेटा को माइन करके, डेटा माइनिंग एक टेक्निक है जिसमें डेटा में से आप रिपोर्ट्स निकालते हो और देखते हो कि हम अपने बिजनेस को किस तरह से बेटर प्लान कर सकते हैं फॉर फ्यूचर, और कस्टमर नीड्स क्या क्या है, या हमारी एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें क्या क्या फॉल्ट्स हैं जो कस्टमर्स फेस कर रहे हैं, वो कौन कौन से इश्यूज हैं और हम उनको कैसे करेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, बिजनेस मॉडल बहुत सारे होते हैं, जैसे आपके पास मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस मॉडल है, आप मैन्युफैक्चर करते हो चीजें और उनको सेल करते हो। डिस्ट्रीब्यूटर है जिसमें आप चीजें मैन्युफैक्चर से लेते हो और रिटेलर्स को, होलसेलर को डील करते हो। होलसेलर है, रिटेलर है, फ्रेंचाइज है, बहुत सारे बिजनेस मॉडल हैं। हम ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल की बात करेंगे तो और ये बिजनेस मॉडल बेसिकली आपने नाम सुना होगा, एक डॉक्यूमेंट होता है बिजनेस प्लान। तो बिजनेस प्लान का जो हार्ट है वो बिजनेस मॉडल होता है। तो बिजनेस प्लान बेसिकली आपकी प्लान एक्टिविटीज सारी उस एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर वो सारा बिजनेस मॉडल लिखा जाता है। आप लोगों ने भी अपने प्रोजेक्ट के ऊपर एक बिजनेस प्लान बनाना होगा, एक बिजनेस मॉडल पूरा लिखना होगा उसका। सो हम लोग उसको पूरा आगे जाके एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले बिजनेस मॉडल को हमने देखा, इसके जो 8 पॉइंट्स हैं वो हम देखते हैं वो कौन कौन से 8 एलिमेंट्स हैं जो बिजनेस पॉइंट के हैं। सबसे पहले है वैल्यू प्रोपोजिशन, फिर रेवेन्यू मॉडल, मार्केट अपॉर्चुनिटी, competitive environment, competitive advantage, market strategy, organization development and management team। ये हम सारे के सारे वन बाय वन डिस्कस करेंगे, और इनको सिर्फ डिस्कस नहीं करना, आप लोगों ने इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप लोगों ने ये खुद लिखने होंगे, ये हर ग्रुप ने खुद लिखने हैं अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली। आपको पता होना चाहिए वैल्यू प्रोपोजिशन है क्या, और मेरे प्रोजेक्ट के अंदर वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, मेरी प्रोडक्ट की वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी वैल्यू प्रोपोजिशन होती क्या है। सो वैल्यू प्रोपोजिशन इज नथिंग बट सिर्फ ये है कि आपकी जो प्रोडक्ट है या सर्विस है वो कस्टमर की नीड्स को किस तरह फुलफिल करती है, कि आपने जो प्रोडक्ट या सर्विस डेवलप की है
वो किस तरह से कस्टमर की सारी वो नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल करती है। कस्टमर आपसे क्यों परचेज करे वो प्रोडक्ट या सर्विस, क्यों करे बिजनेस आपके साथ कस्टमर, वो कौन सी ऐसी चीज है जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन कोई दूसरा बंदा प्रोवाइड नहीं कर रहा। लेट्स सपोज हम गोरमे की एग्जांपल लेते हैं। आपको क्या लगता है कि गोरमे कौन सी ऐसी चीज है जो गोरमे प्रोवाइड कर रहा है एज अ बेकर, जो दूसरी बेकरीज उस तरह से प्रोवाइड नहीं कर पा रहे? एनी वन ऑफ यू? जी बिनेश। सर गोरमे जो है वो सस्ती चीजें प्रोवाइड कर रही हैं और इस वजह से इकोनॉमी इज वन पॉइंट। आपने ये देखा होगा कि गोरमे इकोनॉमी वाइज चीजें इकोनॉमिकल है, हाँ क्वालिटी भी उनकी इतनी कोई खास नहीं होती लेकिन इकोनॉमिकल क्वालिटी सही नहीं है जी। लेकिन दूसरी उसकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है सप्लाई। गोरमे ने मतलब लाहौर के अंदर अगर आप बात करें तो आपको हर 2 किलोमीटर में गोरमे की कोई ना कोई बेकरी मिल जाएगी, जबकि दूसरे जितने भी बेकर्स हैं वो इतनी तादाद के अंदर अपनी फ्रेंचाइजीज या अपने आउटलेट्स नहीं बना सके। तो इसने मतलब इकोनॉमी को भी जेब में रखा है और सप्लाई को भी जेब में रखा है, तो इसने अपनी हर प्रोडक्ट लोगों तक खुद पहुंचाई है। गोरमे फ्रेंचाइजीज नहीं देता, गोरमे खुद ओपन करता है अपने आउटलेट्स। और गुजरांवाला क्योंकि एक छोटा सिटी है, अभी यहाँ पे थोड़े कम है, लेकिन अगर आप लाहौर में ट्रैवल करें तो लाहौर में आपको हर 2 किलोमीटर के अंदर आपको रेडियस के अंदर आपको गोरमे की कोई ना कोई बेकरी मिल जाएगी। तो बेसिकली ये उनकी वैल्यू प्रोपोजिशन है कि उन्होंने हर चीज लोगों तक पहुंचा दी है, आपको मिलेगी जरूर, और जब जितनी ज्यादा आउटलेट्स होंगी उतनी ज्यादा सेल होगी। तो ये एक एग्जांपल है इसकी। उसके बाद है पर्सनलाइजेशन एंड कस्टमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफरिंग। ये ई कॉमर्स के हवाले से अगर हम बात करें तो ई कॉमर्स में एक प्लस पॉइंट होता है कि आप कस्टमाइजेशन के थ्रू चीजों को कस्टमाइज करते हो, लोगों के अकॉर्डिंगली चीज बना के बेच सकते हो। आप लोगों के अकॉर्डिंगली उनके आइडियाज को इम्प्लीमेंट करते हो। मतलब आप बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो जहां पे आप जाके अपनी प्रेफरेंसेस बताते हैं और वो आपकी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंगली आपके जैसे ड्रेस डिजाइनिंग है, हम डिजाइनर्स के पास क्यों जाते हैं? रेडीमेड में तो बहुत सारे ब्रांड हैं, अच्छे ब्रांड हैं, उनके भी सूट्स मिल जाते हैं, लेकिन ब्रांड्स आपको पर्सनलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं प्रोवाइड करते। मतलब ऐसी प्रोडक्ट जो सिर्फ आप ही के लिए बनाई गई हो, एक सिंगल पर्सन के लिए बनाई गई हो, उसको हम कहते हैं पर्सनलाइजेशन। तो अगर आप किसी डिजाइनर के पास जाते हैं और अपने लिए ही सिर्फ प्रोडक्ट डेवलप करवाते हैं जो अकॉर्डिंग टू योर नीड्स होती है, उसको हम पर्सनलाइजेशन कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो जनरल पब्लिक के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन उसमें आप 19-20 थोड़ा वो चेंज कर सकते हो, उसको हम कस्टमाइजेशन कहते हैं। ये पर्सनलाइजेशन और कस्टमाइजेशन का फर्क आपने जेब में रखना है। पर्सनलाइजेशन में A to Z चीज आपके अकॉर्डिंगली बनती है, कस्टमाइजेशन में लिए में सिर्फ आप थोड़ी वो चीजें ऊपर नीचे कर सकते हो, ज्यादा डिजाइनिंग यानी उसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत चीज चेंज कर सकते हो। अगर किसी ने मतलब एक ड्रेस है उसमें किसी ने बीड्स ज्यादा लगवा लिए या कम लगवा लिए या उनका कलर चेंज करवा लिया इतना, लेकिन आप उसका स्टफ चेंज नहीं करवा सकोगे या उसको पूरे का पूरा डिजाइन चेंज नहीं करवा सकोगे। उसके लिए आपको पर्सनलाइजेशन में जाना पड़ेगा। तो ये भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो आपको ऐसी सहूलतें प्रोवाइड करती हैं कि आप कस्टमाइज प्रोडक्ट दे रही होती हैं, और जो कस्टमाइज प्रोडक्ट वो दे रही होती है कोई और प्रोवाइड नहीं करता। कुछ की बेस के ऊपर आपको चीजें सेल करते हैं कि जो ड्रेस आपको लेट्स सपोज HSY से मिलेगा वो किसी और ब्रांड से मिलेगा ही नहीं, आपको HSY से ही बनवाना पड़ेगा। उसके बाद रिडक्शन ऑफ प्रोडक्ट सर्च कॉस्ट, रिडक्शन ऑफ प्राइस डिस्कवरी कॉस्ट। ये 2 कॉस्ट आती हैं आपकी ई कॉमर्स के अंदर कि प्रोडक्ट को एक कस्टमर आपकी आया आपकी वेबसाइट के ऊपर, उसने किस तरह से चीजों को एक्सप्लोर किया, उसको कितना टाइम लगा, ये उसकी सर्च कॉस्ट है। और फिर उसने उस प्राइस को कंपेयर करना होता है डिफरेंट वेबसाइट्स के साथ। तो वो प्राइस आपने किस हवाले से सही रखी है, वो अपने प्रोडक्ट को कितने अच्छे तरीके से प्लेस किया है, ये उसी सर्च कॉस्ट को और वो जो प्राइस डिस्कवरी कॉस्ट है उसको कम करता है। मतलब आप Amazon पे जाते हो, आप सर्च के बार के अगर वो सर्च का फंक्शन वहां पे ना हो तो Amazon की वेबसाइट के ऊपर आपको अगर कोई प्रोडक्ट सर्च करनी पड़ जाए तो आप पेजेस रिवर्स करते करते खप जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सी प्रोडक्ट। अगर आपने फर्स्ट करो लेट्स सपोज गारमेंट्स हैं, आपने कोई गारमेंट की चीज लेनी है, आपने एक सिंपल व्हाइट प्लेन शर्ट लेनी है, अब वो गारमेंट्स में जाओगे, गारमेंट्स में जब आप जाओगे उसके बाद आप मेंस में जाओगे, मेंस में बाद आप शर्ट्स में जाओगे, शर्ट्स के बाद आप प्लेन्स में जाओगे। अब आपको देख लो 5, 7, 8 पेजेस को ट्रेवर्स करना पड़ा है,
फिर आप अपनी प्रोडक्ट तक पहुंचे हो। लेकिन अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर कुछ ऐसी चीजें दे देते हो, ऐसी शॉर्टकट्स दे देते हो, कीवर्ड्स दे देते हो, कुछ सर्च का एक बार लगा देते हो, आप जितनी भी अच्छी वेबसाइट देखेंगे उनमें सबके ऊपर मेन के ऊपर सर्च बार लगी। तो सर्च बार क्या करती है, आपको कस्टमर को फैसिलिटेट करती है, उसकी सर्च कॉस्ट को कम करती है, तो जो उसको मतलूबा प्रोडक्ट है वो फौरन मिल जाएगी। उसके बाद प्राइस आपने बहुत अच्छी रखनी होती है, वो इस हवाले से अच्छी रखनी होती है कि वैल्यू ऑफ मनी लगे। कस्टमर उस प्रोडक्ट को देख के कभी भी सोच में ना पड़ जाए कि इस प्रोडक्ट की प्राइस शायद इतनी नहीं होनी चाहिए, या ये बहुत ज्यादा मुझे हैवीली कॉस्ट कर रही है। उसके बाद फैसिलिटेशन ऑफ ट्रांजैक्शन बाय मैनेजिंग प्रोडक्ट डिलीवरी। आपने कस्टमर को, अभी पाकिस्तान में के अंदर अभी कैश ऑन डिलीवरी ज्यादा चल रहा है 90%, तो बाकी जो 10% है उसमें पेमेंट गेटवे अभी एमसीबी ने भी लॉन्च कर दिया है। इसके अलावा टेलीनॉर ने इजी पैसा का एक गेटवे लॉन्च कर दिया है। तो आपकी वेबसाइट के ऊपर कस्टमर कितनी वेज में पे कर सकता है आपको, कौन कौन से आप क्रेडिट कार्ड्स को अलाउ करते हैं, डेबिट कार्ड को अलाउ करते हैं, या किसी और तरीके से भी आप पैसे ले सकते हैं, जैसे वर्चुअल वॉलेट्स है, डिजिटल मनी है। पाकिस्तान दुनिया के अंदर डेल कंपनी ने अपनी जो भी कंप्यूटर में जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो अब क्रिप्टो करेंसी के थ्रू सेल करनी शुरू कर दी हैं। इसके अलावा फोर्ड जो गाड़ी बनाने वाली कंपनी है उसने भी अपनी गाड़ियां यानी क्रिप्टो करेंसी की एक्सेप्टेबिलिटी अब आ रही है इंडस्ट्री के अंदर। क्रिप्टो करेंसी आपकी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है या नहीं है, तो ये सारी, क्या आप अपनी ट्रांजैक्शन, एक कस्टमर आया, वो आपकी प्रोडक्ट आप उसको पसंद है, अब उसने आपको पे करना है, तो वो किन किन शक्ल में, किन किन फॉर्म्स में आपको पे कर सकता है। वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकता है, या डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकता है, या कैश ऑन डिलीवरी कर सकता है, बाय थ्रू चेक कर सकता है, या क्रिप्टो करेंसी को यूज कर सकता है, डिजिटल वॉलेट्स को यूज कर सकता है। वो सारी इस तरह से करते हो। बात क्या होता है कि आप एक वेबसाइट पे जाते हो, आपको एक प्रोडक्ट पसंद है, लेकिन वो आपको सिर्फ कहते हैं जी आप यहाँ से सिर्फ क्रेडिट कार्ड से परचेज कर सकते हैं, तो आप वो चीज नहीं परचेज करते। तो आप अगर उसका अल्टरनेटिव दे देते हो अपनी वेबसाइट के ऊपर कि जी आप मुझे कैश ऑन डिलीवरी भी दे सकते हैं, थ्रू चेक भी दे सकते हैं, या थ्रू डेबिट कार्ड भी परचेज कर सकते हैं, या क्रिप्टो करेंसी के थ्रू भी परचेज कर सकते हैं, ये एक आपकी एक वैल्यू प्रोपोजिशन हो जाती है। इस वजह से लोग आपसे बाय करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, Amazon की वैल्यू प्रोपोजिशन, किसी को आइडिया है Amazon की वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है? क्यों लोग परचेज करते हैं Amazon से चीजें? एनी आइडिया? सही, कैश जब ये चीज लेके आते हैं उसी टाइम कैश जो है उनको दे देते हैं हम Amazon वालों को। कैश ऑन डिलीवरी वो तो दराज भी वो यही कर दराज रहा है, वो दराज है जी, हाँ जी। दराज भी यही कर रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑनलाइन स्टोर्स है, ये वो .com, वो भी इसी तरह से काम कर रहा है। मैं Amazon की बात कर रहा हूँ, आपको क्या लगता है कि Amazon की वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है? लोग क्यों बाय करते हैं Amazon से, लोग क्यों बाय करते हैं अलीबाबा से, वजह क्या है? उनके उसकी जो प्रोडक्ट आती है वो मेरे ख्याल से जैसी वो दिखाते हैं वैसी होती है। नंबर 1, ए क्लास प्रोडक्ट्स, जो जेन्युइन चीज है वो एज इट इज आती है। इसके अलावा अनपैरेलल्ड सिलेक्शन है Amazon के ऊपर, आपको दुनिया जहां की चीजें मिलेगी। हाँ, हर चीज मिल जाती है सर। आपको मतलब कोई ऐसी प्रोडक्ट्स नहीं है जो वहां पे अवेलेबल ना हो, आपको हर चीज मिल जाएगी। ये भी एक बहुत बड़ी, एक आपका पैलेट इतना बड़ा कि आप, जैसे इम्तियाज है, हम गुजरांवाला में रहते हैं, तो इम्तियाज एक ऐसा स्टोर है जहाँ पे आपको 90-95% चीजें जो घर की ग्रोसरी की सारी मिल जाती है। तो आप एक ही जगह से जाके हर चीज बाय करके ले आते हो, बजाय कि आप डिफरेंट स्टोर्स पे जाकर उनको बाय करें। तो ये भी एक वैल्यू प्रोपोजिशन है। Amazon गूगल एडिसन के साथ काम करते हैं। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू मॉडल। सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू मॉडल में ये होता है कि आपकी वेबसाइट पे लोग आते हैं, आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर कुछ कंटेंट फ्री रखा होता है और बाकी का कंटेंट पेड होता है। वो सिर्फ उन लोगों को विजिबल होता है जो आपकी वेबसाइट पे मेंबरशिप सब्सक्राइब करते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स है। इसके अलावा बहुत सारी रिसर्च पेपर्स आपको देती हैं, कुछ फ्री होते हैं और कुछ रिसर्च पेपर आप डाउनलोड करते हो, आप पे करना पड़ता है, आपको लेनी पड़ती है। तो सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू मॉडल के अंदर प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है कि यहाँ आपको जो आपको प्रोडक्ट चाहिए होती है, ना तो कॉपी हो सके और ना उसको रिप्लेसमेंट आपको किसी और तरह से मिल सके, जगह से मिल सके। लोग आते हैं अपनी ओल्ड
जो घर की चीजें होती हैं उनको बेचने के लिए, वहां पे ऐड लगाते हैं। अगर उस ऐड के ऊपर बिडिंग होती है और बिडिंग के बाद अगर वो ऐड सक्सेसफुल हो जाती है, बिडिंग सक्सेसफुल हो जाती है, तो लोग उसी वेबसाइट के थ्रू पे करते हैं और वेबसाइट क्या करती है, अपनी उसमें से कमीशन डिडक्ट करती है और बाकी पैसे आपको ट्रांसफर कर देती है आपके अकाउंट में। सो यहाँ पे आप ट्रांजैक्शन फी एक मॉडल है। उसके बाद है सेल्स रेवेन्यू मॉडल। सेल्स रेवेन्यू मॉडल दुनिया की जितनी भी इस वक्त टॉप कंपनीज हैं, वो चीजों कहाँ से रेवेन्यू अर्न करते हैं, चीजों को सेल करके, सर्विसेज को सेल करके। जैसे अमेज़न है, वो चीजें सेल करती है, वो एडवर्टाइजमेंट से भी पैसा कमाती है। अच्छा, ये जो रेवेन्यू मॉडल्स है ना, आप एज अ बिजनेसमैन जहां जहां से आप पैसा कमा सकते हैं, आप 100% सारी की सारी चीजें को यूटिलाइज करते हो। आप ये नहीं चाहते जी मैं सिर्फ एक रेवेन्यू मॉडल पे रहूंगा, आप इनका कॉम्बिनेशन यूज करते हो। मतलब ये जो आपके सामने 5 रेवेन्यू मॉडल्स हैं, आप इनका कॉम्बिनेशन यूज करोगे कि मैं पांचों को किस तरह से यूज कर सकता हूँ। सो अमेज़न सेल्स रेवेन्यू मॉडल पे काम कर रहा होता है। अमेज़न आपके जो रेवेन्यू है अमेज़न का, वो ज्यादा सेल से आ रहा होता है, प्रोडक्ट को सेल करके। उसके बाद है एफिलिएट रेवेन्यू मॉडल। एफिलिएट रेवेन्यू मॉडल आपको जैसे नाम से पता है, एफिलिएट में ये होता है कि अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर कुछ चीजें, लेट्स सपोज आप कोई ऐसी ओपिनियंस मेक कर रहे हो, ओपिनियंस ई ओपिनियन भी एक वेबसाइट है जिसपे लोग आके अपनी डिस्कशंस करते हैं, बहुत सारी ब्लॉगिंग करते हैं, डिस्कशंस करते हैं। कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी होती हैं जो ना तो कुछ चीज सेल करती हैं, ना कोई ट्रांजैक्शन फी चार्ज करती हैं, ना उनकी कुछ सब्सक्रिप्शन होती है। हाँ, एडवर्टाइजमेंट से पैसा वो कमा रही होती हैं, लेकिन एफिलिएट रेवेन्यू मॉडल को वो यूज करती हैं। एफिलिएट रेवेन्यू मॉडल में यही है कि आप लोगों को चीजें सजेस्ट करते हो कि ये चीज आप यहाँ से जाके बाय करें। जब आप उनको सजेस्ट करते हो, रेफर करते हो, तो रेफरल फी आपको मिलती है। सिंपल इज दैट। जैसे कोई डॉक्टर है, किसी दूसरे डॉक्टर को रेफर करता है कि आप फलान डॉक्टर के पास चले जाएं, और उसको डॉक्टर अगर वो रेफरेंस लेके जाते हो आप, तो डॉक्टर उसको पे करता है रेफरेंस के तौर पे, रेफरेंस फी। इसी तरह एफिलिएट रेवेन्यू मॉडल के अंदर माई पॉइंट एक वेबसाइट है जिसके अंदर आप लोग जाके डिस्कशंस करते हैं, और उन डिस्कशन की बेस पे माई पॉइंट उनको सजेस्ट करती है कि आप ये प्रोडक्ट इस वेबसाइट से बाय करें। और अगर वो बंदा वो इनकी दी हुई एड पे जाके वहां से वो चीजें बाय कर लेता है, तो माई पॉइंट को कुछ कमीशन, कुछ एफिलिएट कमीशन मिलती है, रेफरल के तौर पर रेफरल फी मिलती है। तो ये एक रेवेन्यू मॉडल होता है। तो आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट में ये सोचना है कि मैंने अपने प्रोजेक्ट में रेवेन्यू मॉडल कौन सा यूज करना है। एडवर्टाइजमेंट सारे यूज कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन सिर्फ वो यूज कर सकते हैं जिनके पास कुछ इस किस्म का डाटा है, इस किस्म की प्रोडक्ट तो कहीं और से मिलती नहीं है, बड़ी स्पेसिफिक है। यहाँ बहुत ज्यादा कोई ऐसी चीज है वो हाई वैल्यू है, हाई क्वालिटी है, और कहीं से और से मिलती नहीं है, सिर्फ आपके पास से मिलेगी। ट्रांजैक्शन फी रेवेन्यू मॉडल ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये आप लोगों के लिए मुश्किल है, इस पे आप अभी ना जाएं क्योंकि हम इस पे काम ही नहीं कर रहे। सेल्स रेवेन्यू मॉडल डेफिनेटली आप लोग यूज कर सकते हो। तो सेल्स चीजें सेल आप करोगे और सेल की बेस पे आप चीजें आगे पैसे कमाओगे। एफिलिएट रेवेन्यू मॉडल भी आप लोग यूज कर सकते हो। आप एफिलिएट आपकी वेबसाइट के ऊपर मैं एक फोरम बनवाऊंगा जिसको ब्लॉगिंग कहेंगे। तो ब्लॉगिंग का एक प्रॉपर एक सेक्शन होगा जिसमें चीजें लोग ब्लॉग करेंगे, लोग आके कमेंट्स करेंगे। जैसे फेसबुक पे कमेंट्स होते हैं, आपकी वेबसाइट पे इस तरह के कमेंट्स होंगे। कमेंट्स को आप डिलीट कर सकते हो, यूज भी कर सकते हो। तो उन कमेंट्स के ऊपर आप आगे कमेंट्स भी कर सकते हो। सो कहने का मकसद ये है कि यहाँ एफिलिएट रेवेन्यू मॉडल अगर आप चाहोगे तो वो कर सकते हैं, लेकिन मेनली एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स रेवेन्यू मॉडल और सब्सक्रिप्शन किसी हद तक, अगर आपके पास कोई जिस तरह की कोई वैल्यूएबल किस्म की का कोई डेटा है, वैल्यूएबल किस्म की कोई इंफॉर्मेशन है जो आप सेल कर सके। जैसे बहुत सारी ऐसी न्यूज वेबसाइट्स हैं जिनकी आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हो, तो आपको लेटेस्ट न्यूज आपको मिलती हैं आपके अकॉर्डिंगली। मतलब आप जिस डेटा फॉर्मेट में आपको चाहते हो, मतलब मैं क्योंकि इंडस्ट्री से हूँ, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से हूँ, तो हमें बहुत सारी ऐसी वेबसाइट से सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है जिनका हमें डेटा चाहिए होता है। लेट्स सपोज हमारी वेबसाइट के ऊपर मैं चाह रहा हूँ जी न्यूज की न्यूज फीड चाहिए, या वेदर फीड, या वेदर का डेटा मैंने दिखाना है कि नेक्स्ट 24 आवर्स में लाहौर का मौसम कैसा था। तो वो डेटा मुझे कहाँ से मिलेगा? वो डेफिनेटली मुझे महकमा मौसमियात की वेबसाइट से मिलेगा, और वो वेबसाइट वाले मुझे डेटा फ्री नहीं देंगे। वो मुझे कहेंगे जी हमारी मेंबरशिप परचेज करो, सब्सक्राइब करो हमें, फिर हम पे करेंगे। सो सब्सक्रिप्शन भी एक मॉडल है। इसी तरह और सारी चीजें हैं जो आप लोगों ने YouTube की सब्सक्रिप्शन भी बहुत सारी सुनी होगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उस सब्सक्रिप्शन से पैसे नहीं मिलते YouTube,
यूट्यूबर को उससे ऑडियंस मिलती है, ऑडियंस मिलने के बाद जब आप उसकी वीडियोस को व्यू करते हैं उसको व्यूज मिलते हैं, जितने ज्यादा व्यूज मिलते हैं और किस इलाके से वो व्यूज आ रहे होते हैं उसी बेस पे उसको पैसे मिल रहे होते हैं। नेक्स्ट है जी मार्केट अपॉर्चुनिटी। मार्केट अपॉर्चुनिटी में आप ये देखते हैं जी, आपकी इंडस्ट्री के जिसमें आप काम करना चाह रहे हैं, वो जिस मार्केट में आप काम करना चाह रहे हैं उसमें ऑलरेडी डिवीजन किस किस्म की है, किस किस्म के प्लेयर्स ऑलरेडी मार्केट के अंदर मौजूद हैं, और मार्केट के अंदर कितना मतलब पोटेंशियल है। पोटेंशियल से मुराद कितना जूस है, कितना आप रेवेन्यू कमा सकते हो, कितनी बड़ी वो मार्केट है, ऑलरेडी कितने बिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट है। जैसे ई कॉमर्स मार्केट पाकिस्तान के अंदर 2020 के अंदर मतलब कहा जा रहा है 1 बिलियन डॉलर की मार्केट है, जो कि इट्स अ बिग अमाउंट फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान। सो आप लोगों को पता है कि जिस मार्केट के अंदर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आएगी, डेफिनेटली वहां पे प्रॉफिट भी बहुत बड़ा होगा। लेकिन छोटे प्लेयर्स के लिए प्रॉब्लम होती है, तो आपने अपनी मार्केट अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, आपने अपने राइवल्स को देखना है कि मेरे इस मार्केट में, मैं फर्स्ट कर क्लोथिंग की लाइन में अगर मैंने अपनी कोई ब्रांड लॉन्च करना है, तो क्लोथिंग में मैंने देखना है कि ऑलरेडी वो कौन से लोग हैं जो मतलब इस क्लोथिंग लाइन के अंदर हैं, जैसे जे डॉट है, रॉयल टैग है, इसके अलावा और बहुत सारे ब्रांड्स हैं। तो आप सना सफीनाज है, तो उन ब्रांड्स को आपने देखना है कि उनमें से बड़ा ब्रांड कौन सा है जिसका कितना मार्केट शेयर है। उन मार्केट शेयर्स को आप देखते हो, मार्केट शेयर की बेस पे आप डिसाइड करते हो कि मुझे किस मार्केट सेगमेंट में, आप क्या करते हो, आप पूरे मार्केट को सेगमेंटेशन करते हो, मार्केट की उनको डिवाइड करते हो डिफरेंट पोर्शन के अंदर। उन डिवीजन के बाद आप कोशिश करते हो सबसे छोटे पोर्शन के अंदर आप पहले घुसो, क्योंकि अगर आप एक छोटे बिजनेसमैन हो, अगर आप किसी बड़े पोर्शन में घुसने की कोशिश करोगे तो वो आपको किक आउट कर देंगे, वहां पे बड़े प्लेयर्स हैं। लेट्स सपोज कोका कोला है और पेप्सी है, यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक की दो बड़े राइवल्स हैं। जैसे गोरमे भी आया है, लेकिन गोरमे अभी तक उस तरह से नहीं आ सका। गोरमे ने अपनी जो सप्लाईज है अपने स्टोर्स तक महदूद की हुई है, क्योंकि उसे पता है वो इतनी बड़ी, हालांकि गोरमे भी एक बहुत बड़ा ब्रांड पाकिस्तान में पिछले 10 साल में डेवलप हुआ है, लेकिन गोरमे फिर भी कोक को या पेप्सी को उस तरह से नहीं उनको कम्पीट कर पा रहा मार्केट के अंदर। तो उसने छोटी सबसे पहले उसने पेट बॉटल्स के अंदर अपने आप को लॉन्च किया, क्योंकि पेट बॉटल की मार्केट कम होती है। सबसे ज्यादा रेगुलर बॉटल की मार्केट थी, कैंस की मार्केट थी, तो वहां पे उसने अपने आप को भी रजिस्टर्ड नहीं करवाया था। तो उसने सबसे पहले पेट बॉटल्स में, जो आपकी 1.5 लीटर की बॉटल होती है, उसमें अपने आप को लॉन्च किया। सो वो एक छोटी मार्केट थी। सो सबसे पहले, और ये एक एग्जाम्पल आपकी स्लाइड के ऊपर दी हुई है, यहाँ पे आप ये देखते हो कि ये एक बड़ी ये पूरी मार्केट का सेगमेंटेशन है। मार्केट ये 79 बिलियन, 80 बिलियन की मार्केट है। रिकॉर्डिंग आई थिंक पिछले वाले के लेक्चर की हो चुकी है, इसकी शायद नहीं हुई, लेकिन रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों को पहले भी कह चुका हूँ। रिकॉर्डिंग में का मतलब पता क्या है, कि आप लोग क्लास में नहीं आओगे, हम डिस्कशन नहीं करेंगे, आप रिकॉर्डिंग से चीजें सुन लोगे, सीख लोगे। और मैंने अभी अपना माइक अपग्रेड किया, आई थिंक मेरी आवाज अब बहुत क्लियरली आप लोगों को आ रही है। दूसरी बात यह है कि मैं अभी बात कर रहा था कि मार्केट सेगमेंटेशन की, ये एक बहुत बड़ी मार्केट है, जो ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग की मार्केट है। I think my laptop is going to die 1 or 2 मिनट के अंदर। तो हम क्लास को आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, मार्केट अपॉर्चुनिटी से परसों स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। और आप लोगों ने तब तक कोशिश करनी है कि ये जो 2 पॉइंट्स आपने सीखे हैं, समझे हैं, पढ़े हैं, इनके बारे में आप लोग अपने प्रोजेक्ट में इनको किस तरह से इम्प्लीमेंट करोगे, वो किस तरह से लिखोगे, उनको जरूर देखें। ओके सर। ठीक है, ये भी बात ठीक है, रिकॉर्डिंग बार बार सुन सकते हैं। मैं पिछले वाले की जो रिकॉर्डिंग हो गई है, मैं देखता हूँ उसकी फाइल साइज कितना है, अगर व्हाट्सएप कर सकता हूँ, वरना फिर कहीं पे मैं अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज भाई।